हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्याज के नव क्लासिकल सिद्धांत, जिसे हम ब्याज के उधारदेय कोष सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्याज के उधारदेय कोष सिद्धांत की रचना सर्वप्रथम स्वीडिश अर्थशास्त्री विक्सेल ने की थी, लेकिन बाद में हैबर्लर, बर्टिल ओहलिन, मिर्डल व रॉबर्टसन आदि ने भी इसको विकसित किया था। यह ब्याज को प्रमुखतया मौद्रिक तत्व के रूप में देखता है। उधारदेय कोष का अर्थ व महत्व एवं तरलता अधिमान सिद्धांत से इसके संबंध को लेकर आर्थिक जगत में काफ़ी जटिल किस्म का विवाद रहा है। सरल रूप में अगर हम देखें तो इस सिद्धांत की मुख्य बातों को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। उधारदेय कोषों की मांग और पूर्ति से इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर निर्धारित होती है। उधारदेय कोषों की पूर्ति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले उधारदेय कोषों की कुल पूर्ति कई स्रोतों से होती है। इनमें से एक स्रोत बचत होता है। अर्थशास्त्री बचत के संबंध में कई दृष्टिकोण रखते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार बचत नियोजित या प्रत्याशित प्लान्ड हो सकती है अथवा वास्तविक एक्चुअल या एक्स पोस्ट भी हो सकती है। नियोजित बचत को एक्स एंटे कहते हैं और वास्तविक बचत को एक्स पोस्ट कहते हैं। नियोजित और वास्तविक बचत में अंतर पाया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान बचत पिछली अवधि की आमदनी में से वर्तमान उपभोग को घटाकर प्राप्त की जाती है। यह रॉबर्टसन का दृष्टिकोण माना गया है, जहाँ ST = YT - 1 - CT होती है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में बचत पिछली अवधि की आय YT - 1 में से वर्तमान उपभोग CT को घटाकर प्राप्त की जाती है। उधारदेय कोष सिद्धांत में कोषों की पूर्ति पर बचत का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। ब्याज की विभिन्न दरों पर बचत की अनुसूची बनाई जा सकती है। वैसे व्यक्तिगत बचत की मात्रा आमदनी पर भी निर्भर करती है। यह अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती है, जैसे संकट के लिए मुद्रा बचा कर रखना, बीमा पॉलिसी का भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा राशि भरना आदि। बहुत ऊंची आमदनी पर बचत स्वतः हो जाती है। व्यावसायिक बचत में मूल्यह्रास, रिजर्व, कंपनी में रोकी गई आमदनी या अवतरित लाभ को शामिल किया जाता है। यह कंपनियों की नीतियों पर निर्भर करती है। दूसरा जो बचत की पूर्ति का जो तत्व है वह है असंग्रह, या जिसे हम विसंचय या डिसहोर्डिंग भी कहते हैं। उधारदेय कोषों की पूर्ति असंग्रह या विसंचय से भी बढ़ती है और संग्रह और संचय से घटती है। इसलिए इस तत्व का उधारदेय कोषों की पूर्ति पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जब लोग अपने पुराने संग्रह में से राशि निकालने लगते हैं तो उधारदेय कोषों की पूर्ति बढ़ जाती है। इससे पुरानी निष्क्रिय मुद्रा राशि पुनः सक्रिय हो जाती है। तीसरा जो तत्व है वह है बचत। पुरानी बचतों में से लोग व्यय कर देते हैं और इन अबचतों की वजह से भी हमारी मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट तत्व है वो है बैंकों के द्वारा साख सृजन। उधारदेय कोषों की जो पूर्ति है वह उसका एक साधन बैंकों के द्वारा साख सृजन करना भी माना गया है। बैंक ऋण प्रदान करके उधारदेय कोषों की पूर्ति बढ़ाते हैं। विक्सेल ने इस तत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख का ब्याज की दर से संबंध होता है और यह ब्याज के बढ़ने से बढ़ती है, अतः ब्याज से यह प्रभावित होती है। आज के समय में
उधार देय कोषों की मात्रा बैंक साख सृजन से काफ़ी प्रभावित होती है। साख सृजन में कमी से उधार देय कोषों की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। जब मशीनों के घिस जाने के बाद उन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाता तो वस्तुओं के स्टॉक को कम होने दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया विनिवेश को जन्म देती है और ये कोष बाजार में उधार के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ब्याज की ऊंची दरों पर विनिवेश को प्रोत्साहन मिलता है। विनिवेश की राशि को निवेश में से घटाकर भी दिखाया जा सकता है। आजकल विनिवेश का अर्थ निजीकरण की प्रक्रिया से भी लगाया जाता है, जिसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर निजी क्षेत्र को बेचे जाते हैं। इससे सार्वजनिक निवेश घट जाता है और निजी निवेश बढ़ जाता है और समग्र निवेश की दृष्टि से भौतिक रूप में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पहले वाला प्लांट या कारखाना अब सार्वजनिक हाथों से निकलकर निजी हाथों में आ जाता है। किसी नए कारखाने के निर्माण की प्रक्रिया तो होती नहीं है। यदि बचत को S, DH असंग्रह को, M नई बैंक मुद्रा को तथा DI विनिवेश को सूचित करें तो कोषों की कुल पूर्ति होगी S प्लस DH प्लस M प्लस DI। ब्याज के विभिन्न दरों पर कोषों की कुल पूर्ति की मात्राएं अलग अलग होंगी। अब हम आते हैं उधार देय कोषों की मांग की ओर। सबसे पहला है निवेश। फर्में निजी और सरकारी पूंजीगत साज सामान खरीदने और वस्तुओं का स्टॉक जमा करने के लिए कोषों की मांग करती हैं। पूंजी की सीमांत आय उत्पादकता की तुलना ब्याज से की जाती है। ब्याज कम होने पर निवेश के लिए मांग अधिक होती है। व्यक्ति टिकाऊ उपभोग वस्तुओं जैसे मकान, कार, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए भी कोषों की मांग किया करते हैं। तो इस प्रकार से उधार देय कोषों की मांग पर निवेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो तत्व है उधार देय कोषों की मांग पर, वह है संग्रह या संचय। लोग मुद्रा का संग्रह करते हैं। इसे कोषों की पूर्ति में से घटाकर अथवा कोषों की मांग की ओर दिखाया जाता है। ब्याज की ऊंची दरों पर संग्रह की मात्रा कम होती है, क्योंकि ऊंचे ब्याज की दर पर संग्रह करने से ब्याज की हानि अधिक होती है, तो ब्याज की नीची दर पर संग्रह अधिक हो सकता है। तीसरा जो मांग पक्ष की ओर से जो तत्व है वह है अबचत। लोग अपनी पुरानी बचतों में से व्यय कर सकते हैं, जिसे अबचत कहा जाता है। इसे कोषों की मांग की ओर से दिखाया जाता है, लेकिन इसे कोषों की पूर्ति में से घटाया भी जा सकता है। अब इस चित्र को देखने के पहले हम यदि I को निवेश, H को संग्रह तथा DS को अबचत से सूचित करें तो कोषों की मांग होगी I प्लस H प्लस DS, जो कि ब्याज की विभिन्न दरों पर अलग अलग होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उधार देय कोषों की मांग की तरफ निवेश या विशुद्ध संग्रह होते हैं तथा उधार देय कोषों की पूर्ति की तरफ बचत व बैंक मुद्रा होते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से, चित्र नंबर 1 के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चित्र में OX अक्ष पर उधार देय कोषों की मांग व पूर्ति तथा OY अक्ष पर ब्याज की दरें दिखाई गई हैं। OM नई बैंक मुद्रा की राशि है जो स्थिर रहती है। SS बचत का पूर्ति वक्र है जो ब्याज की दर के बढ़ने पर बढ़ता हुआ दर्शाया गया है। MM तथा SS को ब्याज की प्रत्येक दर पर क्षैतिज रूप से जोड़ने पर S प्लस M रेखा बनती है जो उधार देय कोषों की पूर्ति को सूचित करती है। इसी प्रकार HH संग्रह की रेखा है तथा II निवेश के लिए कोषों की मांग रेखा है। इन दोनों को जोड़कर क्षैतिज रूप में ब्याज की दर पर I प्लस H उधार देय कोषों की कुल मांग को सूचित करते हैं। दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को E बिंदु पर काटती हैं और यहाँ पर आपका OR ब्याज की दर निर्धारित होती है। उधार देय कोष के सिद्धांत में प्रवाह व स्टॉक अवधारणाओं का एक मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें बचत व निवेश तो प्रवाह की अवधारणाएं होती हैं तथा नई बैंक मुद्रा व शुद्ध संग्रह स्टॉक की अवधारणाएं होती हैं।
उधारदेय कोषों के सिद्धांत की आलोचना। उधारदेय कोषों का ब्याज का सिद्धांत काफ़ी व्यापक है, क्योंकि इसमें ब्याज के मौद्रिक व गैर मौद्रिक सिद्धांतों का उचित रूप में समन्वय किया गया है। लेकिन कीन्स व उसके समर्थकों ने इस सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की है। पहला, सिद्धांत में प्रयुक्त संग्रह का विचार काफ़ी भ्रमात्मक है। कीन्स का कहना है मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर संग्रह की मात्रा नहीं बदल सकती, लेकिन हॉम का मत है कि मुद्रा का प्रचलन वेग बदलने से संग्रह की मात्रा बढ़ जाती है। हॉम का कहना है कि यदि सक्रिय बकाया राशियों को कम करके निष्क्रिय बकाया राशियां बढ़ाई जाती हैं तो मुद्रा का चलन वेग घट जाएगा। दूसरा, ब्याज के अन्य सिद्धांतों की भांति इस सिद्धांत में भी ब्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है। हम ब्याज की दर को जाने बिना आमदनी नहीं जान सकते, और आमदनी को जाने बिना ब्याज की दर नहीं जान सकते। हेंसन ने इस आलोचना को स्वीकार किया है। तीसरा, पूर्ण रोजगार और पूर्ण उपयोग की मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है, जो कि वास्तविक जगत से मेल नहीं खाता। कीन्स ने अपूर्ण रोजगार की परिस्थिति को भी स्वीकार किया था, इसलिए उसका सिद्धांत ज़्यादा व्यापक माना गया। इसमें गैर मौद्रिक तत्वों जैसे पूंजी की उत्पादकता आदि का समावेश हो जाने से यह उन दोषों से प्रभावित होता है जो आय व टेक्नोलॉजी को स्थिर माने जाने से उत्पन्न होते हैं। आजकल ब्याज की दर बाजार में उधारदेय कोषों की मांग और पूर्ति से निर्धारित न होकर केंद्रीय बैंक व केंद्रीय सरकार के द्वारा कई बातों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की घोषित ब्याज की दरों का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उधारदेय कोषों के सिद्धांत का महत्व बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार उधारदेय कोष सिद्धांत मौद्रिक तत्वों का एक अजीबोगरीब मिश्रण और गैर मौद्रिक तत्वों का अजीबोगरीब मिश्रण प्रस्तुत करता है। उधारदेय कोष सिद्धांत स्टॉक तत्वों द्वारा सृजित मुद्रा, संग्रह, संचय, असंग्रह, प्रवाह तत्वों जैसे बचत निवेश का समावेश करने से विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर हैरी जी जॉनसन ने उधारदेय कोषों के सिद्धांत का काफ़ी समर्थन किया था। उनके अनुसार कीन्स का सिद्धांत स्थैतिक है, जो कि अल्पकाल में लागू होता है, जबकि उधारदेय कोषों का सिद्धांत प्रावेगिक है, डायनेमिक है। बदली दशाओं में भी लागू एक संतुलन से दूसरे संतुलन की ओर जाना प्रावेगिक कहा जाता है। वास्तव में यह सिद्धांत कीन्स के सिद्धांत के साथ मिलकर ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का निर्माण करता है। थैंक यू वेरी मच।